हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, किसी देश की स्थिति, वहाँ का विस्तार, वहाँ का समय शुद्ध मानचित्रण करने के लिए अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें हम लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अक्षांश और देशांतर क्या काम आते हैं, इनका अध्ययन क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं अक्षांशों के बारे में कि अक्षांश होते क्या हैं। ये बनते हैं दो शब्दों से मिलकर, अक्ष प्लस अंश मिलाकर बना आपके सामने अक्षांश। अब अक्षांश होते क्या हैं? अक्षांश होते हैं जो किसी देश की स्थिति, ताप कटिबंध को ज्ञात करने के लिए अक्षांशों को हम काम में लेते हैं। अक्षांश हमारे पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे जाते हैं। अक्षांशों से हम धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी करते हैं कि अक्षांश किस प्रकार से होते हैं और इनसे हमारे को क्या क्या जानकारी मिलती है। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब त्रिआयामी होता है, लेकिन जब उसे हम मानचित्र पर लेते हैं तो दो विमीय ही होता है। तो हम इसके ऊपर अक्षांशों के बारे में देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची हुई रहती हैं और अक्षांशों की सबसे बड़ी जो रेखा मानी जाती है वो मानी जाती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये अक्षांशों के मध्य की रेखा सबसे लंबी रेखा मानी जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसका जो उत्तरी भाग है उत्तरी गोलार्ध, इसका जो दक्षिणी भाग है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अक्षांशों के बारे में अगर हम देखते हैं तो अक्षांश क्या क्या होते हैं, इनकी कितनी लंबाई होती है, कितनी रेखाएं होती है, तो इन सभी का हम अध्ययन कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो कुल टोटल ये 180 रेखाएं होती है। इस प्रकार से कुल 180 रेखाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं। इन्हें हम काल्पनिक रेखाएं भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ऊपर बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, और ये वाला बिंदु होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध का। कौन सा बिंदु होता है ये हमारे उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे मिलता है हमारे को यहाँ पर 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, और इसी प्रकार नीचे होता है हमारे दक्षिणी गोलार्ध। ये रेखाएं ग्लोब के समानांतर या समकोण रूप में खींची हुई जाती है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। हम बात करते हैं इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। इन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है, तो भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं, और नीचे बात करते हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं। तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं होती हैं 180। अगर हम अक्षांशों की बात करते हैं तो अक्षांश कितने होते हैं, 180 अक्षांश होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। अगर हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाली बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। उसके ऊपर चलते हैं 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखाएं, और उसके ऊपर बात करते हैं तो ध्रुवीय रेखाएं आ जाती है। अगर हम देख लेते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में कौन सा कटिबंध पाया जाता है, उष्ण कटिबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंध, यहाँ पर भी कौन सा मिलेगा, उष्ण कटिबंध।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह मिलेगा आपको शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर वाले भाग में मिलता है हमारे को ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। और इधर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमारे को शीतोष्ण कटिबंध और नीचे मिलेगा ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। और ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंध तो हम बात कर लेते हैं जो हमारी पृथ्वी है, जो ग्लोब है, वो सूर्य के पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करता है। किस तरफ से करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। और यह जो ग्लोब है या जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी 66.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई मानी जाती है। इसी कारण क्या होता है कि ये घूर्णन गति के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? ये घूर्णन गति की वजह से, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग अगर हम बात करते हैं तो 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है अपने अक्ष पर। और ऐसे घूमते घूमते सूर्य के 365 से 1/4 दिन में क्या करती है? एक परिक्रमा पूरी करती है। ये सूर्य देव हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य देव की, तो सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक कौन सी रेखा पर गिरती हैं? भूमध्य रेखा पर गिरती है। बात कर लेते हैं कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर 21 जून को। और इधर बात कर लेते हैं हम मकर रेखा वाली, तो मकर रेखा पर गिरती हैं 22 दिसंबर को। तो हम सीधा सा एक तरीका है, नॉर्मली से हम आसानी पूर्वक समझ भी सकते हैं। तो समझने के लिए देखते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर गिरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? भारत के मध्य से। भारत के मध्य से अगर कर्क रेखा गुजरती है तो 21 जून की जो तारीख आई, तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस पे गिर रही हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर गिरेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पूरे भारत का टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा, हमारा मौसम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो मौसम गर्म होगा 21 जून को, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है? 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी गिर रही है। उसके बाद क्या होता है कि 21 जून के बाद सूर्य वापस क्या होने लग जाता है? दक्षिणायन। और दक्षिणायन होते हुए वो कहाँ पर आ जाता है? हमारे 23 सितंबर को। 23 सितंबर को किस पर? भूमध्य रेखा पर। फिर वापस वो किस पर चला जाता है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कितने तारीख को? 22 दिसंबर को। जैसे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी किस पे गिरती है? मकर रेखा पर। अब क्या हुआ कि सूर्य की किरणें हमारी कर्क रेखा से क्या हो चुकी है? दूर हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा मौसम हो जाएगा? हमारे यहाँ पर मौसम होगा शीत का, ठंड का मौसम हो जाता है, क्योंकि किरणें क्या हो गई? हमारी कर्क रेखा से दूर हो चुकी है। पहले उत्तरी गोलार्ध में थी, अब वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चली गई है। वापिस सूर्य वापिस क्या होने लगता है? उत्तरायण। और वापिस 21 मार्च को वापिस किस पे आकर चमकता है? ये भूमध्य रेखा पर। हम अक्षांशों की बात करते हैं तो अक्षांशों के अंतर्गत ये रेखाएं भी आती है। अक्षांशों पर क्या ज्ञात किया जाता है? एक तो ज्ञात किया जाता है ताप कटिबंध। इसके अलावा स्थिति विस्तार किस पर देखा जाता है? हमारे को अक्षांश रेखाओं के। अगर हम देख लेते हैं, मैंने आपके सामने ये रेखाएं खींची थी। ये रेखाएं कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। जो दो अक्षांश होते हैं, जैसे मैंने 2 रेखाएं खींची, इन 2 रेखाओं के मध्य ऐसी कुल टोटल रेखाएं कितनी खींची हुई रहती हैं? 180। तो 2 रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111.13 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं कि दो रेखाओं के मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? कटिबंध। 2 अक्षांशों के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य वाले भाग को कटिबंध। अक्षांशों की बात अगर हम करते हैं तो अक्षांशों को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। इस प्रकार से ये क्या है? पाई। ये तो अक्षांशों को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? पाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम एक छोटी सी जानकारी और देख लेते हैं। हमने देखा कि भूमध्य
रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन रेखाओं के बारे में हमने देखा। अब इसके अलावा हम इनके बारे में ये जान सकते हैं कि भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, क्योंकि ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मकर रेखा कहाँ होकर गुजरती है, अगर हमारे सामने ऑप्शन है और हमारे को अगर ये पता है कि यहाँ से होकर गुजर रही है तो हम आसानी पूर्वक उसका आंसर दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रेखा के ऊपर कौन कौन से देश हैं। तो उसके अलावा सर्वप्रथम हम देख लेते हैं भूमध्य रेखा वाली बात कर लेते हैं। भूमध्य रेखा, आप दोस्तों इनको साथ के साथ उतारते भी जाना या आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कम समय में आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल सके, बहुत अधिक मैटर मिल सके, इसीलिए मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इनका आप साथ के साथ मैं बताता जाऊँ, आप समझते जाओ और इसको उतारते हुए चलते जाएँ। तो हम देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। इक्वेडोर, इसके अलावा कोलंबिया, ये देश तो हैं दक्षिणी अमेरिका के। किसके हैं? दक्षिणी अमेरिका के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा साओ टोमे, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, ये किसके हैं? अफ्रीका के। साओ टोमे, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, और ये किसके हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये किसके अंतर्गत आते हैं? भूमध्य रेखा के अंतर्गत। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है रेखा। तो भारत के अंतर्गत हम बात करते हैं तो ये गुजरती हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में मालदीव और इंडोनेशिया, ये कहाँ से? एशिया महाद्वीप से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर से कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा गुजर रही है। ये तो कहाँ की रेखा हो गई? हमारे भूमध्य रेखा के पास कौन कौन से देश स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले देशों की कि वो कौन सी रेखा पर स्थित है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं हम कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा की हम बात कर लेते हैं, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है। तो ऐसे कर्क रेखा हमारे भारत के कहाँ से गुजरती? मध्य से गुजरती है। इसके अलावा ये विश्व में कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं एक तो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेक्सिको, ये किस में है? उत्तरी अमेरिका में। आगे हम अगर देखते हैं तो बात करते हैं बहामास कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका। आगे हम अगर बात करते हैं तो इसमें देखते हैं पश्चिमी सहारा, माली,
अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड। ये कौन से द्वीप पर हैं? अफ्रीका महाद्वीप पर। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको उत्तरी अमेरिका, बहामास दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी सहारा, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, चाड। ये कौन से महाद्वीप पर हैं? अफ्रीका महाद्वीप पर। ये कर्क रेखा पर स्थित क्या है? देश स्थित है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं और कौन कौन से देश कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर स्थित है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। ये तो देखा हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, ताइवान, ये किस में स्थित हैं? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में स्थित हैं ये? एशिया महाद्वीप में। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, ताइवान। कौन से महाद्वीप पर? एशिया महाद्वीप पर स्थित है। कौन सी रेखा पर? ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, इनके बारे में हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं हम मकर रेखा की, कि मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो मकर रेखा के वाली हम बात कर लेते हैं। तो मकर रेखा, मकर रेखा पर देख लेते हैं हम। तो मकर रेखा पर चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ये कौन से महाद्वीप पर? दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद हम देख लेते हैं नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये कौन से महाद्वीप पर हैं? अफ्रीका पर। इसके अलावा देख लेते हैं हम तो ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। इस प्रकार मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ये कहाँ पर? अफ्रीका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और टोंगा से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती। इस प्रकार से हमने तीनों रेखाओं के बारे में जाना, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा कि मैंने आपको सभी प्रकार के देश बताए और इसे आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो। आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किया कि अक्षांश रेखाएं क्या क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री, मकर रेखा पर भी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर वाली बात। तो हमने देखा
आर्कटिक रेखा 4.5 डिग्री पर, उसके और ऊपर चलते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 महीने की रातें होती है और 6 महीने के दिन होते हैं। उसी प्रकार हमारे नीचे वाले मौसमों में हमने देखा कि भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला भाग उष्णकटिबंधीय, क्योंकि सूर्य की किरणें सर्वाधिक कहाँ पर गिरती है? भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा से हम ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध वाला मौसम हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंध से ऊपर वाले भाग में जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र मिल जाता है। आपको वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी हुई मिलेगी। बर्फ जमी हुई मिलने का क्या कारण रहता है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, इस वजह से हमेशा वहाँ पर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड की। किसकी बात करेंगे हम? देशांतरों की बात कर लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब हम इसमें देशांतर देख सकते हैं। देशांतर रेखाएं किस प्रकार की होती है? तो देशांतर रेखाएं के जस्ट मध्य वाले भाग में एक रेखा खींची जाती है, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखा क्या करती है कि ग्लोब को 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। और ग्लोब पर ये रेखाएं किस प्रकार से खींची हुई रहती हैं? गोलाकार रूप में इस प्रकार से रेखाएं खींची हुई रहती है। ये कौन सी रेखाएं खींची हुई है ऐसे? ये हमारे खींची हुई रेखा है देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं हमारे? देशांतर रेखाएं। देशांतर किस लिए? समय ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? समय ज्ञात करने के लिए, शुद्ध मानचित्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे देशांतर कुल टोटल होते हैं 360। देशांतर कितने होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। ये जो हमारे मध्य वाली रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। ग्रीनविच रेखा, या इसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा भी कह सकते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा। इसके बात कर लेते हैं पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। 180 देशांतर इधर होते हैं, 180 देशांतर इधर होते हैं। इन अक्षांशों की बात इन देशांतरों की अगर हम बात करते हैं तो देशांतरों के जो मध्य वाले भाग की लंबाई कितनी है? 2 देशांतरों के मध्य की लंबाई मानी जाती है 111.32 किलोमीटर। कितनी है? 111.32 किलोमीटर। और अगर हम बात कर लेते हैं 2 देशांतरों के मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो 2 देशांतरों के मध्य वाले भाग को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गोरे कहा जाता है। और हम बात कर रहे थे 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब इधर बढ़ते हैं तो समय घटता हुआ चला जाता है। क्या चला जाता है? समय घटता हुआ। जब हम इधर बढ़ते हैं तो समय क्या होता हुआ चला जाता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे मैं नॉर्मली बता दूं कि जैसे भारत है, भारत और ब्रिटेन की बात कर लेता हूं। जब अगर भारत में 12 बजते हैं तो वहाँ पर 7:30 ही बजेंगे। क्यों बजेंगे? क्योंकि वो हमारे 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पर आती है और ब्रिटेन की स्थिति यहाँ पर आती है। जैसे सूर्य किरणें उधर बढ़ती हुई चली जाती है, समय बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे हम इधर आते हैं तो समय की क्या होता है? कम होता हुआ चला आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 4 मिनट लगते हैं। 1 देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कुल टोटल देशांतर कितने हैं हमारे पास? 360। अब हम समय को भी निकाल सकते हैं। बहुत सीधा सा तरीका है। हमारे पास कितने हैं? 360। क्या है ये हमारे पास? देशांतर। 360 देशांतरों को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं? बहुत आसानी पूर्वक, बहुत आसान तरीका है। इसको हम आसानी पूर्वक, देखो आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 360 देशांतर लिखेंगे, ठीक है। 360 डिग्री देशांतर इनटू क्या करेंगे? 1 डिग्री देशांतर में
कितना समय लगता है? 4 मिनट का सूर्य को पार करने में। ये 4, अब इसको क्या कर लेंगे हम? गुणा कर लेते हैं। 4 को 0 से करो, 0, 6 को 4 24, 4 को 3 से 12 2 14, आपके पास आए 1440 मिनट। अब क्या करना है? 1440 मिनट आए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1440 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। तो 1440 में किसका भाग दे रहे हैं हम? 60 का। 6 का भाग 144 में दिया तो आपके सामने 24 घंटे निकल के आए। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की किरणें एक एक देशांतरों को पार करने में 360 को जब पार करती है तो कुल कितना समय ले लेती है? 24 घंटे ले लेती है। अगर मिनटों में बात कर लेते हैं तो 1440 मिनट वो ले लेती है। इस प्रकार देशांतरों को हम जान सकते हैं। इसे हम ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर स्थित है और ब्रिटेन के कौन से शहर से गुजर रही है? ये ग्रीनविच रेखा। इसी कारण हम इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कह सकते हो, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम अक्षांश और देशांतरों के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हम और भी कुछ जानकारी हैं जो आपको बता सकते हैं, उसको आगे के वीडियो में आप इसे देखते हुए रहना, क्योंकि आपके धीरे धीरे टॉपिक इनसे जुड़ते भी चले जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया। क्या होता है कि किसी चीज़ को पढ़ाते हैं उससे पहले क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें पहले बता देना चाहिए। जैसे मैं अब आपके सामने भारत का भूगोल प्रारंभ करूँगा तो भारत के भूगोल में मुझे अक्षांश और देशांतरों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मुझे राजस्थान का भूगोल तो उसको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते हुए चले जाएंगे तो अक्षांश और देशांतर हमारे जरूर काम आएंगे। मुझे आपसे आशा है कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा, और थोड़ा आपको लगे तो आप इसमें और भी मुझे बता सकते हो कि सर इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।